नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज इंडियन सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी मीन? तो भारत में 6780 मेगावाट की स्थापित अक्षमता के साथ 22 रिएक्टर हैं। इनमें से 8 रिएक्टर स्वदेशी यूरेनियम से संचालित हैं, जबकि शेष 14 रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आयातित यूरेनियम द्वारा संचालित हैं। इंडिया हैज 22 रिएक्टर्स विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट। 8 of these reactors are powered by indigenous uranium, while the remaining 14 reactors are powered by imported uranium under IAEA safeguards। 2005 में अमेरिका के साथ संपन्न परमाणु समझौते के बाद भारत को 2006 में घोषित चरणबद्ध तरीके से IAEA सुरक्षा उपायों के तहत 14 अलग अलग रिएक्टर लगाने की आवश्यकता थी। वर्तमान में भारत द्वारा रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस और कनाडा से यूरेनियम ईंधन का आयात किया जाता है। कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कई ईंधन चक्र सुविधाओं के साथ साथ यूरेनियम की स्थिर आपूर्ति से भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रदर्शन में और सुधार होने की उम्मीद है। अप्रसार संधि कैसी संधि है? व्हाट इज द नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों तथा हथियारों की तकनीक के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी and promoting the peaceful use of nuclear energy and furthering the goal of disarmament। इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए तथा 1970 में यह संधि लागू हुई। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है कि देशों को वर्तमान या भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी योजना का परित्याग करना होगा। यह परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुपक्षीय एवं बाध्यकारी संधि है। NPT के तहत उन देशों को परमाणु हथियार संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है जिनके द्वारा 1 फरवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण और परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? व्हाट इज FDI? तो FDI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश के निवासी किसी अन्य देश में एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। FDI इज ए प्रोसेस whereby residents of one country acquire ownership of property for the purpose of controlling the production, distribution and other activities of a firm in another country। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न है। इसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदती है, लेकिन यह FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार नहीं प्रदान करता है। FDI के प्रवाह में शामिल पूंजी किसी उद्यम के लिए एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा या तो सीधे या अन्य संबंधित उद्यमियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। FDI में 3 घटक इक्विटी कैपिटल, पुनर्निवेशित आय और इंट्रा कंपनी लोन शामिल है। थिएटर कमांड क्या है? व्हाट इज थिएटर कमांड? तो थिएटर कमांड एक संगठनात्मक संरचना है जिसका उद्देश्य युद्ध में सैन्य प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सभी सैन्य परिसंपत्तियों को एकल थिएटर के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। थिएटर कमांड इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन्ड टू कंट्रोल ऑल मिलिट्री एसेट्स थ्रू ए सिंगल थिएटर टू इंक्रीज
मिलिट्री इफेक्टिवनेस इन वॉर। सैन्य बोलचाल में सैन्य सेवाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कमान को एक थिएटर कमांड कहा जाता है। वर्तमान में एकमात्र संयुक्त कमान का गठन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? व्हाट इज ए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? तो PLI एक आगत उन्मुख आउटपुट ओरिएंटेड योजना है जिसमें निर्माता या उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। PLI is an output oriented scheme in which only the incentives amount will be paid to the producer if he produces only goods। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 वर्षों के लिए नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसमें सभी उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इन विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, चाहे आप SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO या किसी भी बैंक एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और UN वीमेन द्वारा लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड UN was launched by UN वुमेन। यह कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में सरकारों द्वारा लागू किए गए नीतिगत उपायों की निगरानी करता है और इस दौरान उत्पन्न लैंगिक मुद्दों को रेखांकित करता है। यह ट्रैकर 206 देशों और क्षेत्रों में 2500 से अधिक संकेतकों का विश्लेषण करता है। विशेषतया लैंगिक क्षेत्र से जुड़े 3 संकेतकों का विश्लेषण करता है: महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा से निपटना, अवैतनिक देखभाल का समर्थन, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। UN वीमेन का गठन कब किया गया? तो when was UN Women formed? In 2010, the UN General Assembly named UN Women was formed. This organization works in the field of protection and empowerment of women. 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UN वीमेन का गठन किया गया था। यह संस्था महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है। यह 4 रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है: महिलाओं द्वारा नेतृत्व तथा शासन प्रणालियों में समान रूप से भागीदारी, महिलाओं की आय सुरक्षा, अच्छी कार्य दशाएं तथा आर्थिक स्वायत्तता, महिलाएं और बालिकाएं सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त हों, प्राकृतिक आपदाओं एवं संघर्षों और मानवीय कार्रवाई में महिलाओं को विशेष सहायता। क्या है गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम? व्हाट इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए 1967 में शुरू किया गया था। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द year 1967 to prevent any kind of illegal activity and to combat terrorism। गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जो किसी व्यक्ति संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है। संसद द्वारा अधिरोपित यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हथियारों के बिना एकत्र होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। बीते कुछ वर्षों में इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं तथा इसे और अधिक कठोर बनाया गया है।
इसलिए वर्तमान में यह भारत में एक प्रमुख आतंकवाद रोधी अधिनियम के तौर पर कार्य कर रहा। भीमा कोरेगांव विवाद क्या है? व्हाट इज भीमा कोरेगांव डिस्प्यूट? तो ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है। भीमा कोरेगांव डिस्प्यूट फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद हमने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो दरअसल तकरीबन 200 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी, जिसमें ज्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, उन्होंने पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000 सैनिकों वाली सेना को तकरीबन 12 घंटे तक चले युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में जिन महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी, उनके सम्मान में 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों से एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। भीमा कोरेगांव युद्ध का भारत के दलित इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए भीमा कोरेगांव के युद्ध को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद के संकीर्ण दृष्टिकोण से न देखते हुए प्रत्येक वर्ष तमाम अम्बेडकरवादी 1 जनवरी को महार सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए विजय स्तंभ पर एकत्रित होते हैं। 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ पर जब एक बुद्धिजीवी और अम्बेडकरवादी एकत्रित हुए तो वहां 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की जांच करते हुए कई लोगों को इस हिंसा की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। फ्रेंड्स, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, या हमारे साथ कोई अगर गलत करने की कोशिश करता है तो उससे उसको क्या फायदा होता है या नुकसान होता है। फ्रेंड्स, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, क्योंकि सोने का सिक्का अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। लोग उसे फिर भी उठा करके जेब में डालना पसंद करते। खुद की कीमत इतनी बढ़ाइए। कीमत बढ़ाने का मतलब अपने व्यवहार को इस प्रकार से बदलिए कि कोई भी आपके साथ गलत करने की सोच न सके। आप कहीं भी जाएं, आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।